दो तीन सवाल लेते हैं, 2-3 सवाल रुक जाइए प्लीज। सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से सवाल है, अभी क्या कांग्रेस में कोई ईमानदार नेता नहीं बचा है? क्योंकि सिद्धारमैया पर 50 से ज्यादा भ्रष्टाचार के केस पेंडिंग है, और जितनी तो राहुल गांधी की उम्र नहीं है उतने तो केसेस पेंडिंग है भ्रष्टाचार के सिद्धारमैया पे। डीके शिव कुमार पे 19 केसेस पेंडिंग है। तो ये जो घोटाले वाली छवि रही है कांग्रेस की शुरू से कि अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, बोफोर्स घोटाला, जीप घोटाला, कोयला घोटाला, तो ये कैसे सुधरेगी? छोटा सा जवाब। 9 साल से अच्छा, दोनों तीनों सवाल एक साथ ले लो। हाँ सर, मेरा सवाल आपसे है, आप अभी देखे होंगे राहुल गांधी ने बोला कि मोहब्बत की दुकानें खुली हैं, नफरत का बाजार बंद हुआ है। आप ये क्यों अपने पार्टी के अंदर ये नहीं सुलझा पा रहे हैं? घर में ही आपके भेद है, सिद्धारमैया लड़ाई कर रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए, अब तो मान गए दोनों, मान गए हैं, तो अपने घर में भेदी लंका ढाए वाली है। छोटे मियाँ मेरा सवाल भी कांग्रेस वाले प्रवक्ता से है, और उनसे मेरा ये सवाल है, मैं थोड़ा लिख के लाए हो? जी, मेरे पास इलेक्शन कमीशन का डेटा है, उसके अकॉर्डिंग मेरा सवाल है। सर, आप ये कहते हैं कि कांग्रेस जो है एक धुरी बनेगी विपक्ष की 2024 के लिए। उससे पहले हमें लगता है जो कांग्रेस का लोकसभा चुनाव 2019 में जो उनका प्रदर्शन था, उनका एक काला चिट्ठा मेरे पास। 421 सीट पे आप चुनाव लड़े, 52 पे आपने चुनाव जीता, 210 पे आप दूसरे नंबर पर थे, 209 पे। जी हाँ, और 148 पर आपकी जमानत जब्त हो गई। और आपका जिस राज्य में डायरेक्ट बीजेपी से हेड टू हेड है, मतलब बीच में नो एनी क्षत्रिय पार्टी, तो वहाँ 192 सीटें आती है, जिनमें 176 सीट बीजेपी जीत जाती है। सिर्फ आपका पॉइंट क्या है आपका? मैम, ये सवाल ये है कि जहां क्षत्रपों की राजनीति अगर आपको प्रभावित नहीं कर पा रही है, या जहां आपका डायरेक्ट बीजेपी से हेड टू हेड मुकाबला है, तो क्या ऐसे संवेदनशील सीट पर आप अब क्षत्रपों को प्राथमिकता देंगे या फिर अपनी कोई नई रणनीति बनाएंगे? तीनों सवाल कर दीजिए, उसके बाद 3 सवाल इन्होंने किए हैं। पहला सवाल था कि इतने आरोप लगे हुए हैं, तो देखिए सिद्धारमैया जी और डीके शिव कुमार जी का मैं यहाँ से एकदम खुले तौर से अभिनंदन करता हूं कि वो सीडी, ईबीए और इनकम टैक्स को डरे नहीं। 9 साल आपकी सरकार है और 9 साल में सारी एजेंसियां आपके पास में है, लेकिन आप कुछ प्रूव नहीं कर पाए। लेकिन जो लोग डर के मारे आपके पार्टी में आ गए, वो या तो मुख्यमंत्री बने या केंद्र में मंत्री बने, तो ये एक सच्चाई है। ठीक है, वो नहीं गए। अब दूसरी बात, उन्होंने कहा कि 2019, अब 2019 से हम 2024 में जाने वाले हैं, 2023 में आ चुके हैं हम लोग, और जो वायदे किए थे हम लोग डेविएट नहीं होंगे। हमारे लिए मुद्दा है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई कम करना। छोटा छोटा जवाब सर, इतना लंबा जवाब दीजिएगा तो फिर अगले की बारी नहीं आएगी। जल्दी। हाँ, ये चिराग बुझा हुआ क्यों बीच बीच में? तो ये जो सवाल है, ये जनता के सवाल है। नहीं समझ में नहीं आया ना उनको? मैं जनता की बात कर रहा था, अपने लिए कि लोगों के लिए। और एक सवाल, और एक मेरा सवाल जो है वो गौरव भाटिया सर से। इन्होंने बहुत प्यार से भी एक बात बोली है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस की खुद की जो है लीडर और वर्कर है, मुझे पता है, लेकिन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग मास मीडिया फ्रॉम जामिया मिलिया इस्लामिया। क्या आप कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड है? मैं पूछ रही हूँ। स्टूडेंट फ्रॉम मास मीडिया, आई एम स्टूडेंट ऑफ मास। सवाल पूछिए। सवाल ये है मेरा, बहुत प्यार से आपने बोला कि अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी साहब ने हिम्मत दिखाकर 370 हटाई कश्मीर में। हालांकि कश्मीरी खुश नहीं है, क्या मिला हटा के? मुझे ये बता दीजिए। ये इतनी बड़ी अगर कामयाबी है, इसमें क्या मिला? मैं सबसे पहले संविधान पढ़ेंगे, पहला शब्द अनुच्छेद 370 में टेम्पररी था, तो वो हटाना जरूरी था। दमखम कांग्रेस में नहीं था, हमने उठाए। और जो बच्चे पत्थर लेके मारते थे सेना पे, आज किसी की हिम्मत नहीं है। 0% शांत। अब ये गलत बात है, आप बीच में ना चिल्लाएं। ये पहले भी बोली थी, बीच में फिर बोली। आप बीच में ना चिल्लाएं, आपके पास माइक नहीं, आपकी आवाज नहीं जाएगी। और ये सच है कि अब वहाँ पत्थर लेकर हाथ में कोई सेना पर अटैक नहीं कर रहा है। चलिए आगे की बात करिए। एक बच्चा हाथ में पैसे की वजह से पत्थर लेकर नहीं निकल रहा है, ये फुल स्टॉप। आगे की बात। हाँ, देखिए, आज बच्चों के हाथ में पुस्तक है, कंप्यूटर है और पत्थर नहीं है। हमारी आर्मी का सम्मान होता है और हमने सही किया। इसका इतना बड़ा प्रमाण यह है कि सबसे ज्यादा दर्द पाकिस्तान को होता है कि अनुच्छेद 370 आपने निष्क्रिय कैसे कर दिया। यह प्रमाण है, पढ़ लीजिएगा, उसके बाद मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता सर से है। आपने 9 साल में इतना विकास किया है, आपकी ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि आपको बाबा का सहारा लेना पड़ रहा है? जैसे बिहार राज्यों से आपने स्टार्ट किया, धीरेन्द्र शास्त्री बाबा से स्टार्ट किया, आपकी इतनी क्या मजबूरी होगी कि आप बाबा से, और आपको क्या एक शोभा देता है कि आप इस तरह की डिमांड करते हैं? आपके वहाँ के जितने भी लीडर है, अश्वनी कुमार चौबे हमारे भागलपुर जिला से आते हैं और हमारे गांव से आते हैं, मैं उनके चाचा से पढ़ा भी हूँ, तो आपके नेता लोग बाबा को सपोर्ट कर रहे हैं,
इस एक डिमांड को लेकर क्या आपको शोभा देता है कि ये यहाँ पे पॉसिबल है ये राष्ट्र बनना? जवाब सुनिए। हाँ। सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी जी अपने आप में आज पूरे विश्व के सबसे बड़े नेता हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने अपने दमखम पे उत्तर प्रदेश दोबारा जीता है। लेकिन एक बात मेरे भाई जरूर याद रखना, जब कांग्रेस मुस्लिम पार्टी बन जाती है, देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का हो जाता है। मनमोहन सिंह जी कहते हैं गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा सर तन से जुदा हो जाता है, तब ठीक है। लेकिन अगर कोई हिंदू नेता अपने इष्ट की पूजा कर ले तो आप कहते हैं क्यों जरूरत पड़ गई, नहीं करना। यही गलत है। ये सेक्युलर देश है, यहां अपने धर्म को पूजना हर किसी का अधिकार है और उसी अधिकार का पालन हो रहा है। धर्म का अपमान करना भी ये, अरे भैया आप ना बताओ, टोपी पहन के, टोपी पहन अपने धर्म किसका अपमान हुआ? सुनिए एक मिनट, हाँ रुकिए, सुनिए। ट्रिपल तलाक होता था, मूल अधिकार है मुस्लिम बहनों का। हिम्मत नहीं थी कि उसको अपराध बना दे, अपराध बनाया तो नरेंद्र मोदी जी ने। अगर ये जुल्म है तो ये जुल्म हमने किया है। जान लीजिए तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों। किया है, दंगा फसाद उन्माद चलिए सुनिए। ये देखो इन्होंने कभी बेरोजगारी की, महंगाई की बात अरे मुस्लिम पार्टी राहुल गांधी, जो सवाल पूछा गया उसका जवाब दे रहे हैं। मैं उत्तर देता हूँ, रुकिए एक मिनट, 30 सेकेंड। हाँ सुनिए, इनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है इनके आइडियोलॉग है, जो मुस्लिम लीग के साथ गए, जिन्होंने देश का विभाजन चलिए किया और ये हमें सिखा रहे हैं। देखिए मैं अकेला यहाँ पे प्रवक्ता हूँ, प्लीज इनको लगातार मत बोलिए प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है इनकी प्लीज। आदत है। हाँ। अरबी में बोला है, मेरी मैंने आदत आंकड़े दिए, भारतीय जनता पार्टी ने कितनी नौकरियां दी सरकारों, मैंने बताया, इन्होंने नहीं बताया। लेकिन महंगाई पे सुनिए, बीच में मत बोलिए, बौखलाहट नहीं। यानी ये सब बच्चे जो इंजीनियर एमबीए, इनके समय में 10 और 11% इन्फ्लेशन रेट था, आज 4.5% है। और जहां ये बात करते हैं सबसे महंगा पेट्रोल कहां है? श्री गंगानगर राजस्थान में। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 28% राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में 3.5% है, महाराष्ट्र में 4% है, उत्तराखंड में 2.5% है। कहां 28%, कहां 3 और 4%? ये फर्क है। आंकड़ों पे बात करिए, हवा बात मत करिए। देश को कैसे बांटा जा रहा है? राजस्थान अलग हो गया, अब महाराष्ट्र अलग हो गया, सेंटर में आपकी सरकार है, जिम्मेदारी आपकी है। अब राजस्थान अलग, मध्य प्रदेश अलग, दिल्ली अलग, कर्नाटक अलग, पंजाब अलग, ऐसे अलग अलग करके बांटेंगे। आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि डीजल पेट्रोल की कीमत क्या होगी, आप तय कीजिए। क्योंकि इन्होंने तो लेबर ब्यूरो के आंकड़े बंद कर दिए। श्रम पोर्टल पे 22 करोड़ लोगों ने आवेदन किया है, केवल 7 लाख लोगों को नौकरी मिली है। ये कितना भी चिल्ला रहे हैं, 10% से ज्यादा जो है वो शहरी बेरोजगारी है।